जो चापलूसी कर लेंगे ना, अब तो सबको काम करना पड़ा है। तो मनसबदारी नीति का उद्देश्य क्या है अब हकीकत में उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा। बोले षड्यंत्र हटाओ, प्रतिस्पर्धा बढ़ाओ। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? यही नहीं हो रहा बस। इसलिए भ्रष्टाचार ये सब खूब चल रहा है, क्योंकि उसी से काम चल रहा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया आपको सभी लोगों को? एवरीबॉडी ठीक समझ में आ रहा है ना? तो यह है अकबर की मनसबदारी नीति का उद्देश्य क्या है? सभी सैनिकों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सभी को षड्यंत्र और सोचिए गुटबाजी से रोक करके उनके अंदर एक नई चेतना पैदा करना, उनमें संघर्ष की भावना पैदा करना, देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करना, षड्यंत्र ना करें, बस ये है। ओके, मैंने कहा था कि 10 से लेकर 10,000 तक के जात के पद दिए जाते थे और इनकी लगभग कितनी कैटेगरी बनाई थी? 33 श्रेणियां बनाई गई थी। ये मैंने आपको बता ही दिया। कितनी श्रेणियां हैं? 33। इनमें से जिन पदों को 10 से लेकर 500 तक का मनसब दिया जाता था, ध्यान रखना, 10 से लेकर के 500 का मनसब दिया जाता था, उनको मनसबदार कहा जाता था। और जिन्हें 500 से 5,000 तक 2500 तक का दिया जाता था, उन्हें अमीर कहते थे। और जिनको 2500 से अधिक का जात का पद दिया जाता था, अमीर उल उम्दा कहते थे। ये और नोट कर लीजिए, अमीर उल उम्दा कहा जाता था। क्लियर हो गया? अब इसमें ध्यान रखिएगा, अब दो चीजें हैं मैं जो बताने जा रहा हूं। वेतन, इस नीति से पहले यानी इससे पहले वेतन का अधिकार था वजीर के हाथ में पास। अब इसके बाद हो गया, वेतन का अधिकारी कौन बन गया? ध्यान रखना, वेतन का अधिकारी बन गया मीर बख्शी। कौन बन गया? मीर बख्शी, यानी कि मुख्य सेनापति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में मुख्य वेतन अधिकारी कौन था? बोले मीर बख्शी था मुख्य वेतन अधिकारी। क्यों? जब हर व्यक्ति सैनिक है तो सैनिक की जैसी परफॉर्मेंस होगी, उसके पास जितने घोड़े होंगे, जितनी व्यवस्था होगी, उसी के हिसाब से ही तो सेना का वेतन मिलेगा, उसका वेतन मिलेगा। और वेतन पर सिग्नेचर कौन करेगा? मीर बख्शी। बोले कि भाई उनसे सिग्नेचर करा के लाओ, तब पैसा रिलीज होगा यहां से। ये अब कुछ नहीं देगा, बोले वहां से लिखवा के लाओ सेनापति से कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, लिखवा के लाइए तो पैसा यहां से रिलीज होगा। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट। तो अब किसको सलाम ठोंकना है? अब पहले वजीर के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर लेते थे, अब क्या कर दिया? बोले नहीं, अब मीर बख्शी के पास जाओ, वो करेगा। अब मुख्य वेतन अधिकारी यह हो गया। एक चीज। दूसरी चीज इसमें और समझ लीजिए, वेतन में 10 से लेकर के 100 तक जो मनसबदार होते थे, उनको मिलता था नगद वेतन। क्या मिलता था? नगद वेतन। और 100 से ऊपर के जो होते थे मनसबदार, उनको मिलती थी जागीर। वेतन के बदले में क्या मिलती थी? जागीर। बोले ये जागीर तुम्हारी है, वेतन के बदले में यहां से जो कुछ पैदा होगा अपना खर्च निकालिए यहां से, ये आपकी जागीर है, जाइए। तभी तो जागीरदार बने थे। और इन्हीं जागीरों के चक्कर में यह हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो सोचिए उनकी जागीरदारों की संख्या बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि एक समय ऐसी स्थिति आई औरंगजेब के समय में कि जागीर ही नहीं बची लोगों को देने के लायक, जमीन नहीं बची। और उसी को कहा जाता है बेजागीरी का संकट। यानी औरंगजेब के समय में लोगों को देने के लिए जागीर नहीं बची थी, उससे ज्यादा तो अधिकारी हो चुके थे। एवरीबॉडी इट इज ओके? क्लियर? तो कौन देता है? 100 से लेकर के यहां तक नगद वेतन मिलता है और 100 से ऊपर वाले को जागीर मिलती है। एक चीज। अब इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आखिर इनको कितने सवार और कैसे सवार मिलते थे। ध्यान रखना, ये जात है और ये सवार है। जात
और सवार। ठीक है ना। मैंने इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी, एक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ठीक, मान के चलिए कि ये 5,000 का मनसब है तो यहां पर 5,000 सवार होंगे। ठीक, यहां 5,000 का मनसब है, सेकंड कैटेगरी का है, तो यहां 2,500 से लेकर के 5,000 के बीच में होंगे। ये थर्ड कैटेगरी का है, 5,000 का मनसबदार, तो यहां क्या। ठीक, यही मैंने बताए थे। ये तो हो गए सवार यानी कि सैनिक। बात ये आती है कि इनको घोड़े कितने मिलेंगे, क्वेश्चन यहां पर है। सोचिएगा, घोड़ों कितने मिलेंगे, घोड़े सैनिक तो हैं, सवार तो हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जितने सैनिक होंगे उतने ही घोड़े मिलेंगे, क्योंकि यह सवार का मतलब घुड़सवार है, पैदल सैनिक नहीं। ध्यान रखना, यह सिर्फ सवारों के लिए बात हो रही है। सवार मतलब घुड़सवार, पैदल सैनिक पदाती नहीं होते इसमें। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या किया, अकबर ने एक नियम बनाया था सैनिकों को लेकर के, सैनिक और घुड़सवारों को लेकर के। सैनिक और घुड़सवार, और उसका नाम था दहविस्ती नियम। क्या नाम है, दहविस्ती का नियम। यानी कि 10 सैनिकों पर कितने होंगे, 20 घुड़सवार होंगे, घोड़े यानी कि घोड़े ये रहे, यानी कि हर एक के पास 2 होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो कंफर्म है कि 10 सैनिक हैं, वो 10 सैनिक हैं तो 20 घोड़े होंगे। अरे भाई, युद्ध में कुछ लड़ाई झगड़े करते समय कोई घोड़ा गिर गया तो वो पैदल बन जाएगा ना, वो पैदल सैनिक बन जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, फिर वो जमीन पर लड़ेगा। सेना क्या मिल रहा है उसको, वेतन मिल रहा है घोड़े पर लड़ने का, सैनिक भी घोड़े पर लड़ने वाला है। लेकिन घुड़सवार को अगर टारगेट कर दिया, घोड़ा गिर गया तो पैदल ही लड़ेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अकबर ने दहबिस्ती का नियम बनाया कि 10 सैनिकों पर 20 घोड़े होने चाहिए। यस, ठीक। अब बात आती है कि ये होंगे कैसे, ये होंगे कैसे। देखिए, उसके लिए उसने नियम बनाया था सैनिकों के लिए, 3 4 3, टोटल कितने हो गए, ये हो गए सैनिक। ठीक, ये हो गए सैनिक, 3 4 3, ये 3 कैटेगरी बना दी 10 सैनिकों की। इस पर 1 घोड़ा, इस पर 2 घोड़े, इस पर 3 घोड़े होंगे। यानी 3 सैनिक रखेंगे 1 1 घोड़ा, 4 सैनिक रखेंगे 2 2 घोड़े, 3 सैनिक रखेंगे 3 3 घोड़े। यानी उनमें भी कंपटीशन बढ़ा दिया, यानी सैनिकों की भी कैटेगरी बना दी उसने। अभी तक तो सोचिए कि केवल अधिकारियों की कैटेगरी थी, उसने सैनिकों की भी कैटेगरी बना दी कि 10 सैनिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से हम 3 कैटेगरी बनाएंगे। एक 3 ग्रुप होगा, फिर 4 का ग्रुप होगा, 3 का ग्रुप होगा। टोटल कितने हो गए, 10। ध्यान रखना, यानी कि 3 सैनिक रखेंगे 3 घोड़े, 4 सैनिक रखेंगे 8 घोड़े, और 3 सैनिक रखेंगे 9 घोड़े। तो टोटल कितने हो गए, 20 घोड़े। 10 सैनिक 20 घोड़े, इसको कहते हैं दहबिस्ती का नियम। ये अच्छी अच्छी किताब में नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान रखना, अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला कैसे बनाया था उसने, समझ लीजिएगा, आराम से रिपीट करके सुनिए, समझिए। यहां पर तो उसने अधिकारियों की कैटेगरी बनाई थी, ये रहे, तीनों को बराबर के पद दिए हैं और सैनिक के आधार पर डिवाइड कर दिया। लेकिन उसने सैनिकों को भी डिवाइड किया घोड़ों के आधार पर। ये रहे 3 सैनिक, जिन्हें हम नीम सवार कहते हैं, जिनके पास केवल 3 सैनिकों के पास 1 1 घोड़ा होगा। जो लड़ जाए, घिर जाए, जो भी हो, तलवार चलाएगा, जमीन पे चलाएगा, या घोड़ा गिर गया है तो। अगले 4 सैनिक होंगे, वो उनके पास, सबके पास 2 2 घोड़े होंगे। एक गिर जाए, एक मर जाए तो दूसरा घोड़ा तुरंत मिलेगा। योग्य सैनिक होंगे ये। तीसरे उससे भी बेहतरीन के सवार होंगे, उनके पास 3 3 घोड़े होंगे। सैनिक होगा 1 और वो घोड़े रखेगा 3। सोचिए, एक मर जाता है, दूसरा आएगा, दूसरा मर जाता है, तीसरा आएगा, क्योंकि ये घोड़ों पर लड़ने के विशेषज्ञ हैं। यही है दहबिस्ती का नियम।
एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया? समझ लीजिएगा। ऐसे ही मैंने टॉपिक नहीं डिसाइड किया कि मनसबदारी प्रणाली क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम कितने घोड़े रख सकता था एक सैनिक, सबसे कम घोड़ों की संख्या कितनी हो सकती थी मनसबदारी प्रणाली में? तो 20 की हो सकती थी। क्यों? क्योंकि 10 का मनसबदार था, और 10 का मनसबदार है तो स्वाभाविक सी बात है 10 पर 20 तो घोड़े रखेगा ही रखेगा। दहबिस्ती यही है कि नहीं? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो इसका मतलब बताइए 5000 का मनसबदार होगा तो उसके पास घोड़े कितने होंगे एक कैटेगरी के? अगर ये 5000 हैं तो दुगने होंगे 10,000 घोड़े, लेकिन उनकी भी कैटेगरी बट जाएगी अलग अलग, 3 कैटेगरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही है कंसेप्ट, यही है सारी चीजें। ये अनपढ़ जैसा, अकबर जैसा अनपढ़ व्यक्ति की अवधारणा है दोस्तों, कि आपस में ये सब कैलकुलेशन करते रहो और परफॉर्मेंस देते रहो, बस इतना सा कंसेप्ट है। और यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है ना? तो मैंने आपको पूरा ढांचा बता दिया कि मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई, ठीक है ना? उसकी प्रेरणा कहां से आई थी, कब शुरू की गई थी, कैसे इसको शुरू किया गया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने बता दिया, वेतन कैसे मिलता है वो मैंने बता दिया, अकबर के समय की सारी मनसबदारी प्रणाली के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना? यही वजह है कि वो एक समय के बाद अपने फतेहपुर सीकरी में बैठ करके एंजॉय करता रहा, बाकी सारे सैनिकों को लगा दिया उसने काम पे, बोले जीतो, गुजरात जीतो, सिंध जीतो, कश्मीर जीतो, जो जीतना है, दक्षिण भारत का राज्य जीतो, बंगाल जीतो, जो समझ में आए वो जीतो, सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो सब जीतेंगे, परफॉर्मेंस लाएंगे, तभी सेना का वेतन मिलना है। ओके एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर? ठीक, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई इसके समय में तो ये रहा, क्या किसी के समय में कुछ और परिवर्तन हुआ? यस, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों ने इस नीति में जाकर के थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया, ठीक है ना? जहांगीर के समय में 2 अस्पा और से अस्पा की नीति बनाई गई। से अस्पा की नीति अपनाई गई। 2 अस्पा और से अस्पा की नीति का मतलब है कि आपका जो पद है, आपकी जो जाति है, उसको वहीं पर रखेंगे, लेकिन आपके घोड़ों की संख्या दुगनी और तिगनी कर देंगे। जाइए युद्ध करिए। अभी तक क्या था कि आपके सवार, जात के सवार जो हैं उतने ही रहेंगे, 5000 का मनसब है तो 5000 सवार रहेंगे, ठीक? लेकिन इसने क्या कर दिया कि नहीं, हम आपको 5000 का ही मनसब देंगे, लेकिन सवारों की संख्या बढ़ा देंगे, दुगनी या तिगुनी कर देंगे, जाओ। एक नई नीति बना दी उसने, यानी कि आपकी रैंक नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आपके घुड़सवारों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, दुगनी या तिगनी। 2 अस्पा और से अस्पा कहते हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके? यानी कि बिना किसी पद को बढ़ाए आपके घुड़सवारों की संख्या बढ़ा देना, ठीक? दूसरा, शाहजहां के समय में क्या परिवर्तन हुआ? शाहजहां के समय में इसने कहा कि हम आपको अब मासिक वेतन देंगे। क्योंकि कारण क्या था? मैंने बताया था कि जागीरों की संख्या कम पड़ने लगी और जागीरदार मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी, तो उनको सबको जागीर कहां से मिले, जमीन कहां है? और सब कुछ जमीन इनको दे देंगे तो राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? इसलिए उसने क्या कहा कि आपको महीने के हिसाब से जागीर दी जाएगी, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इस तरीके से। बोले कि आप एक काम करिए, 6 महीने आप रख लीजिए और आपके हटने के बाद 6 महीने ये उस जागीर के मालिक बन जाएंगे 6 महीने के लिए। या 3-3 महीने डिवाइड कर देते हैं 4 लोगों को, कि 3 महीने आपकी सैलरी मिलेगी इस जागीर से, 3 महीने इनकी मिलेगी, 3 महीने उनकी मिलेगी और 3 महीने इनकी मिलेगी, सबकी अलग अलग मिलेगी। तो इस तरीके से उसने मासिक वेतन शुरू किया। मासिक वेतन यानी कि जागीर मासिक आधार पर मिलेगी, जागीर।